नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो की एजुकेशनल सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने लास्ट सीरीज़ में देखा कि आज जो हमारा टॉपिक है, जिस बीमारी पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, तो वो बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण तो शारीरिक है मगर उसका जो कारण है वो मानसिक है। और काफ़ी सारे टेस्ट डायग्नोसिस कराने के बाद भी इस बीमारी का कोई लक्षण दिखता नहीं है। तो इस बीमारी का नाम है हिस्टीरिया। एक ऐसे दौरे, एक ऐसे लक्षण जिसको हम काफ़ी हद तक कुछ लोग मिर्गी भी समझ लेते हैं, एपिलेप्सी भी समझ लेते हैं। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, इसमें और मिर्गी के दौरों में क्या फ़र्क है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे क्यूर करा जा सकता है, ये क्यूरेबल है या नहीं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी का। सर, जैसा ये जो हिस्टीरिया हमारा जो टॉपिक है, तो इसमें जो जैसे मैंने पढ़ा कहीं पे, तो उसमें सर इसके जो लक्षण हैं वो तो शारीरिक होते हैं सारे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मानसिक किसी गतिविधि से ये होता है। और इसमें ये भी है कि भाई बहुत सारे लोगों के जैसे दौरे पड़े तो उन्होंने अपना चेकअप कराए, उनको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है। तो जब सारे चेकअप वगैरह हुए तो उन चेकअप्स में बहुत कुछ आता नहीं है, जिससे कोई डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पाता। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, होता क्या है और किसके क्या कारण है। रितेश जी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने चर्चा करी थी एंग्जाइटी पे जी। तो देखिए, ये जो हिस्टीरिया है जी, ये उसी का एक फॉर्म है। स्ट्रेस से रिलेटेड, मतलब घबराहट से रिलेटेड, मानसिक तनाव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका एक प्रकार हिस्टीरिया कहलाता है। हिस्टीरिया जो है एक अंग्रेज़ी शब्द है और इसका मतलब है हिस्टीरिया का कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड, अच्छा, यूट्रस से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड, इसलिए ये कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है जी। हाँ, काफ़ी सारी जगह की भाई फीमेल हिस्टीरिया कुछ कहा जाता है। हाँ। तो ये जो हिस्टीरिया है वो प्रीडोमिनेंटली, मतलब मूलतः लड़कियों से रिलेटेड समस्याओं के बारे में माना जाता था। बट जैसे जैसे इस पर आगे रिसर्च हुई, जानकारियाँ बढ़ी, विज्ञान ने अपने आयाम बढ़ाए, तो धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल्स में पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है। ये बच्चों में, बड़े एज की, बड़े उम्र की लोगों में, आदमी औरत दोनों में ही पाया जा सकता है। हाँ, उतना ज़रूर है कि ये औरतों में थोड़ा ज़्यादा होता है बनस्पत आदमियों के। अब हिस्टीरिया है क्या? पहले मैं बताऊँ, हिस्टीरिया, ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया, हिस्टीरिया हो गया, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो गया, या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गए। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जो लगभग सब मूलतः स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, बट इनके प्रकार अलग होते हैं। जैसे सभी पेड़ हैं, सभी पौधे हैं, लेकिन फूलों के प्रकार अलग हैं। तो दिखने में तो सबका जो प्रक्रिया है सब एक जैसी है, लेकिन उसके जो बाहर से दिखने वाले लक्षण हैं वो अलग अलग हैं। उसी में सबसे फेमस, सबसे चर्चित जो बीमारी मानी जाती है वो या PTSD मानी जाती है या फिर हिस्टीरिया माना जाता है। इसलिए हमने चुना था कि आज हिस्टीरिया पे बात करेंगे, क्योंकि हिस्टीरिया से बहुत सारी चीज़ों का जुड़ाव है। चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो आपकी आमतौर की ज़िंदगी हो, आप का कहीं ना कहीं ये हिस्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा वहम से जुड़ा होता है, भ्रांतियों से जुड़ा होता है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, अभी भी मैं कहूँगा 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और इस तरह के मरीज़ जो हैं वो अधिकतर अपने विश्वास को लेके, अपने लक्षणों को लेके डॉक्टर की जाने की बजाय, जैसे जहाँ पूजा होती है, कोई भी स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल, वहाँ जाके भगवान के प्रति अपने लक्षणों को रखते हैं, उसको झड़वाने की कोशिश करते हैं, उसको भूत प्रेत का एक प्रकार मानते हैं। बट ऐसा है नहीं, ये सब एक तरह की बीमारी है। तो सर, लेकिन समझा कैसे जाए कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, मतलब उसके क्या सिम्टम दिखते हैं? उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि ये होता क्यों है जी। जैसे आपने खुद ही एक लाइन में बताया मुझे अभी कि एक तरह से दिमाग से होता है, लेकिन नज़र शरीर पे आता है जी। अब आप ऐसे देखें कि यदि मुझे कोई स्ट्रेस है और मैं उसको सुलझा नहीं पाता हूँ, मुझे उसे सुलझाने का तरीका नहीं आता है, तो होता क्या है
कि हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है, जिसको हमारा दिमाग सुलझाने में असक्षम होता है। हमें समझ में नहीं आता उसका करना क्या है, या वो हमारे जो विचार हैं, जो जहाँ हमारे दिमाग में विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास, जहाँ विरोधाभास है दिमाग के अंदर किसी चीज़ को लेके और जिससे हमें निपटने की युक्ति नहीं होती। मतलब कोई थॉट आ रहा है, उस थॉट पे हम काम कर रहे हैं लेकिन वो बार बार हम पे हावी होता जा रहा है, तो ये लड़ाई जो अपने मन से लड़ाई है। मन से लड़ाई है कि एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई लड़की है, अब उसकी शादी होनी है। क्या आप अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। बट चाहती वो यहाँ शादी करना है, माँ बाप चाहते हैं यहाँ शादी करना है, अब बीच में अटक गई, उसे इसको निपटने के लिए कोई तरीका नहीं मालूम है। तो होता क्या है, ये एक सिर्फ उदाहरण है, होता क्या है कि जब वो इतनी ज़्यादा ग्रस्त हो जाती है, इतनी तनाव युक्त हो जाती है कि दिमाग काम करना छोड़ देता है, ठीक है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड हमारे अचेत मन में घुस के ये लक्षण इतना विरोधाभास पैदा करते हैं कि एक तरह से दिमाग अपना साथ छोड़ देता है और अपने आप को दुनिया से समेट के अंदर ले जाता है। तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, समेट के अपने आप को अंदर ले गया, दुनिया से काट लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो निकलना है ना, वो कैसे ना कैसे बाहर आना है, क्योंकि उसको अंदर समेट के नहीं रखा जा सकता शरीर के हिसाब से। तो वो निकलता कैसे है, वो शारीरिक लक्षणों के रूप में निकल आता है बाहर। था विचारों से युक्त, लेकिन क्योंकि उसका कोई उसे उपाय नहीं मिला, तो पहले अचेत मन ने उसको अपने अंदर समेटा, इंसान बाहरी दुनिया से कट के उसकी सोचने समझने की क्षमता भूतकाल में, अभी के काल में और भविष्य काल में रहने की क्षमता, पहचानने की क्षमता, चीज़ों को निपटने की क्षमता बंद हो जाती है और वो लक्षण दब के धीरे धीरे शारीरिक रूप में बाहर आ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि दौरे, है ना, अब दौरे में क्या होता है कि एक तरह के दौरे होते हैं मिर्गी के दौरे, एक तरह के होते हैं जिसमें हाथ पांव ऐंठ जाना, उंगलियां मुड़ जाना, लेकिन इंसान पूरी तरह बेहोश नहीं होता। या उसका एक प्रकार हुआ, जैसे कहते हैं ऊपर भूत प्रेत आ गया, है ना, और वो एकदम से रिएक्शन करने लगा, मेरे ऊपर कोई आ गया, कोई मेरे अंदर शरीर के अंदर घुस गया, कोई मुझसे ये काम करवा रहा है। तो वो होता क्या है कि अपने आप को तो इंसान भूल गया, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को वो भूल गया उस मानसिक तनाव के कारण, और अपने आप को भूल के एक उसने नया रूप धारण कर लिया शरीर के लक्षणों में। उसने अपनी आवाज़ बदल ली, शरीर ने चलने ढलने का अपना जो व्यक्तित्व है ऐसा खो दिया, चलने ढलने का तरीका खो दिया, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सब खो दिया और एक नए प्रकार में बाहर आ गया। ऐसा ही होता है दौरों में। ये एपिलेप्सी नहीं है, दिखने में बिल्कुल वैसी लगती है, लेकिन हाथ पांव इस तरह से हिलने लगते हैं, घंटों आदमी बेहोश रहता है, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं होता। अच्छा, मतलब सुनता रहता है, सारी बातें सुनता रहता है, उसे पता होता है मैं थोड़ा बहुत मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, लेकिन इतना साफ सुथरे ढंग से, इतने ठीक ढंग से नहीं सुन पाता कि उसे पूरी तरह चीज़ें याद रहें और उनको समझ पाए। लेकिन वो आधा कट जाता है, आप ऐसे मानो, आधा वो समाज से कट गया, दुनिया से कट गया, लेकिन आधा अपने आप में है और उसको पता नहीं है। आधे आधे के चक्कर में विरोधाभास ऐसा पैदा होता है कि वो एक शारीरिक रूप में अपने हाथ पाँव को चलाने लगता है, सांस गहरी गहरी लगने लगता है, सर पटकने लगता है, आवाज़ बदलने लगता है। मतलब जो अति का स्ट्रेस है, अति की एंजाइटी है, उसका ये बिगड़ा हुआ रूप है जो हमारे शरीर के द्वारा लक्षणों में दिखने लगता है। हाँ, इस पर एक बहुत चर्चित मूवी भी आई थी, एक सिनेमा भी आई थी, अक्षय कुमार की थी, भूल भुलैया, अगर आपने देखी हो, आपको याद हो, विद्या बालन और अक्षय कुमार की। तो इससे बहुत लोगों को मदद मिली थी समझने में कि हिस्टीरिया होता क्या है, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार ने दिखाया है कि किस तरह से वो लड़की अपना व्यक्तित्व खो देती है और एक दूसरे रूप को धारण कर लेती है और फिर उसी की तरह से चलती चली जाती है, और जब नॉर्मल हो जाती है तो नॉर्मल हो जाती है। तो सर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हुआ क्या? ये पर्सनैलिटी से का डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, बट पर्सनैलिटी से रिलेटेड हुआ, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड हुआ। अगर मैं बहुत सुलझा हुआ शांत दिमाग का बहुत ही स्थिर व्यक्ति हूँ तो शायद इस तरह की बीमारियाँ मुझे ना हो, क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेस को, अपने
स्वभाव को कंट्रोल करना आता है। अगर यदि मुझे कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, तो उससे निपटना आता है। मुझे अपनी समस्याओं को सॉल्व करना आता है। ये सब आने के कारण मैं इस तरह की बीमारियों में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं वो अक्सर इसमें फंस जाते हैं। इसलिए अधिकतर हिस्टीरिया अधिकतर उन लोगों में पाया जाता है जो या तो बहुत सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए फ़ीस नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, और उस समाज में रहते हैं जहाँ ये भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अधिकतर ये वाले लोग उन लोगों में पाए जाते हैं बनस्पत जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे एजुकेटेड हो गए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए, पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो लोग अधिकतर इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं। क्योंकि मतलब सर कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस का कारण तो पैसा भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को कुछ नहीं कर पाते, हमें कुछ खरीदना नहीं कर पाते, तो वो इसी वजह से जो ये मतलब थोड़े फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनमें ज़्यादा बीमारी आती है। हाँ, चाहे वो फाइनेंस की वजह से हो, चाहे वो कल्चर की वजह से हो, है ना। अब जैसे मुझे बहुत तेज़ घबराहट है। घबराहट क्यों है कि मेरे पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो घर को सहारा दे पाए, तो मेरे अंदर एक विरोधाभास पैदा होता है। धीरे धीरे स्टार्ट होता है, चलता है, पकता है अंदर, और मुझे निरंतर एक गतिरोध में डाल देता है कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझसे उसको सुलझाने वाला और मुझे बातों को समझने वाला कोई है नहीं। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं जिससे मैं अपनी बात को नहीं समझा सकता। तो मेरे अंदर एक विरोधाभास पैदा हुआ। उसने मेरे दिमाग को पकड़ लिया, जकड़ लिया और सोचें पैदा कर दी। सोचें पैदा करने के बाद मैं उसको बोल तो नहीं पाया, मैं उससे निपट नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड, अचेत मन ने उसे अंदर दबा लिया और धीरे धीरे शरीर के लक्षणों में भार पैदा करना शुरू कर दिया। क्योंकि निकलना तो है ही, निकलना तो है ही, उसे समेट के नहीं रह सकते। अगर इंसान उसको समेट के रखेगा तो एक दिन पागल हो जाएगा। तो सर जैसे आजकल फैमिलियों में देखा जा रहा है बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है, हाँ, तो ये सब कम्युनिकेशन गैप में भी ये लक्षण है सारे, क्योंकि अंदर आदमी बोल तो कुछ पाता नहीं है, ना किसी से अपनी बात का कुछ मतलब बता पा रहा, और वो सब लक्षण अपने दिमाग में बसा रहा है, और वो धीरे धीरे शारीरिक रूप में इस हिस्टीरिया के रूप में बाहर आ सकते हैं। हाँ, हिस्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके फॉर्म में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो उसको सॉल्व करना जानता नहीं, उससे निपटना जानता। अच्छा सर, ये क्यों कहा जाता है कि भाई हिस्टीरिया सबसे ज़्यादा फीमेल में होता है? क्योंकि फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा माना जाता है इसको, क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ क्या है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उनको अपने विरोधाभासों से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं मालूम होता है। आदमी का क्या है कि अगर आपको कोई मानसिक तनाव है तो आप घर से बाहर भी जाते हैं, रोज़ाना लोगों के साथ बैठते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप काम में व्यस्त रहते हैं, आप उसमें भूल जाते हैं कि मुझे क्या दिमाग में चल रहा है, आपका ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन औरत के साथ क्या है, वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर हफ्तों महीनों में कहीं बाहर निकलती है, उसी चार दीवारी में रहती है और वही काम करती है। बोलने के लिए कौन है? कोई भी नहीं। छोटे बच्चे हैं या सास ससुर हैं जिनसे बोल नहीं सकती है, ठीक है। हस्बैंड रात को आता है जिससे बात करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में वो किससे बोले? तो वो अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को निकालने का जो ज़रिया है वो उसको पता ही नहीं होता, कोई उसका रास्ता ही नहीं होता कि वो कैसे निकले। आदमी के साथ रास्ता होता है कि वो निकल जाता है, बाहर जाता है, काफ़ी लोगों से बातचीत करता है, हाँ, वो निकल जाता है, ध्यान बढ़ जाता है, काम में बिजी है। अब उस औरत का काम कैसा है कि वो कर भी रही है, किचन में काम कर रही है या कपड़े धो रही है या खेत पे काम कर रही है, तो अकेली है, 10 लोगों में बैठ नहीं सकती है। तो वो चीज़ें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। तो उनके अंदर वो कैसे निकलता है? वो शारीरिक रूप में निकल आता है। लोगों से बात नहीं कर सकते। ऐसे ही इसलिए बच्चों में भी ज़्यादा कॉमन होता है। 18, 19, 20, 16, 15, 14 उनमें ज़्यादा, जिनको कहने का स्किल नहीं पता होता है, जिनको तरीका नहीं पता होता है अपनी बात को रखने का आगे और उससे निपटने का, तो वो कैसे निकल आते हैं? ब्रेन फिर उसको शारीरिक लक्षणों के। सर कहीं मैंने पढ़ा था कि जैसे जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा लक्षण ऐसे होते हैं, क्योंकि वो 18, 19, 20 वो पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई होती हैं, बड़ी नहीं हुई होती हैं, क्योंकि दूसरे घर से आई तो उस सोसाइटी को, उस कल्चर को थोड़ा अडॉप्ट करने में और कुछ नोक झोंक भी होती है किसी में, तो उसको अपने मन में रखने में वो सब एंजाइटी का रूप लेती रहती है। हाँ, ये सुंदर एग्जाम्पल है, सुंदर उदाहरण है। क्योंकि देखिए वो लड़की जो आई वो उस घर को जानती नहीं है,
वो अपने हस्बैंड को चाहती है लेकिन सास ससुर से बनती नहीं है। अपने घर पे, अपने माँ बाप के घर पे कह नहीं सकती है कि मेरी बन नहीं रही है, कि उन्होंने बहुत सारा पैसा देके उसे भेजा है और अपने बहुत अभिलाषाओं के साथ भेजा है और नए घर में वो किसी को जानती नहीं है, तो कहाँ निकालेगी अपनी बात को? अपने मन के अंदर सिकोड़ के रखेगी। कहने का कोई रास्ता नहीं है, कहे तो किससे कहे? अपने सास ससुर के बारे में अपने पति से कह नहीं सकती है, अपने माँ बाप से कह नहीं सकती है। तो ये वही परिस्थिति है जिसके बारे में हमने अभी बात करी कि कम, अच्छा उसके बनिस्बत अगर मुकाबला करें, ये लड़की है मान लीजिए कहीं काम करती है, कोई डॉक्टर है, कोई IT प्रोफेशनल है या कुछ भी है, टीचर है, तो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके पास रास्ते हैं, वो समझदार है, वो जानती है, अंधविश्वास पे ध्यान नहीं रखती है, तो इसलिए वो तो बच के निकल जाती हैं। बट ये लोग फंस जाते हैं जो कहीं एंगेज नहीं है, जो कहीं मतलब कोई वर्किंग में नहीं है, उनके दिमाग में ज़्यादा ये थॉट्स आ जाते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये जो हिस्टीरिया है और ये एपिलेप्सी, तो ये मिर्गी के दौरों में और इन दौरों में क्या फ़र्क है, और क्या मतलब इन दोनों को हम कैसे भेद समझ पाएँ कि भाई ये मिर्गी का दौरा है या ये हिस्टीरिया का दौरा है? देखिए, जो मिर्गी का दौरा होता है उसके अधिकतर उसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं। मतलब आप EEG या CT स्कैन या MRI में देख सकते हो कि इसके अंदर ये गड़बड़ी है, इस वजह से ये है। बट सोच को तो आप MRI में देख नहीं सकते हो, है ना, CT स्कैन में देख नहीं सकते हो। तो मतलब हिस्टीरिया जो हो गई वो मन की बीमारी हो गई, और जो मिर्गी के दौरे हैं वो कुछ बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल बीमारी हो गई। हाँ, उसके अंदर कुछ दिखता है कि भाई ये इस तरह की गड़बड़ी है, इसके ब्रेन के करंट में ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हो रहे हैं, उनका एक कारण है जो दिखता है साफ। अब विचार और मन तो किसी को दिखता नहीं है, तो इसलिए इसको किसी टेस्ट में देख नहीं सकते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट सक्षम होता है पहचानने में कि ये हिस्टीरिया है या ये असली मिर्गी के दौरे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझना कि कोई भी दौरा आता है तो ना हम उसे डायरेक्टली हिस्टीरिया माने, ना उसको एपिलेप्सी माने, अपितु डॉक्टर से जाके मिल लें और उसकी पहचान कर लें ये है क्या। अब मूलतः अगर आप घर पे बैठे तो सर डॉक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले या न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, वो अपना रेफ़र कर देगा अगर वो साइकेट्री बीमारी है। बस अधिकतर जो होते हैं हिस्टीरिया वाले वो भटकते रहते हैं क्योंकि उनको खुद की नॉलेज नहीं होती कि ये है क्या। लेकिन देखिए, मोटा मोटा आप पहचान सकते हैं हिस्टीरिया के जो दौरे होते हैं उनमें, और अगर आप मरीज़ से पूछें कि ये मिर्गी के दौरे जैसा लगता है क्या, तो उसमें भेद होता है, अंतर होता है। हिस्टीरिया के जो दौरे होते हैं वो बार बार पढ़ते जाते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, 4 बार बेहोश हो रहा है, 5 बार बेहोश हो रहा है, घंटों बेहोश हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगर गिर भी रहा है, बेहोश भी हो रहा है, तो घर के अंदर हो रहा है, घर के बाहर नहीं हो रहा। अच्छा, है ना। एपिलेप्सी तो कहीं भी हो सकती है, कहीं। अच्छा, हिस्टीरिया घर के अंदर ही होता है, मतलब अपने सेफ साइड ही होता है, अपने सेफ साइड ही रहता है अधिकतर, कि घर के अंदर ही वो बेहोश हो रहा है। और गिरा भी अगर झटका खा के, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो छत से गिर गया, पानी में डूब गया, आग पे गिर गया, उतना पे मरीज को सेंस रहता है कि उसे कहाँ गिरना है, क्योंकि वो शरीर अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो वो अपने आप को बचा लेता है। वो बस अपनी मन जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, एक मदद की पुकार चाहता है लोगों से कि मेरी समस्याओं को सुलझो। वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है, बट वो ऐसे कह रहा है, तो इसलिए वो चोट नहीं लगाता है अपने आप को, अधिकतर लगाएगा भी तो छोटी मोटी। अच्छा, जो दौरे होते हैं वो अधिकतर 2-4 मिनट के होते हैं। जो हिस्टीरिया होता है वो घंटों चलता है, कहीं भी चलता है, बार बार होता है। और जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो कैसे होते हैं, कभी कभार होते हैं, कई महीनों में, कई सालों में ऐसे आके पड़ते हैं। एक दिन में बहुत सारे नहीं पड़ेंगे। अगर मिर्गी का रोग है और दिन में 4 दौरे पड़ गए तो इंसान एकदम टूट जाएगा शारीरिक रूप से, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन हिस्टीरिया में ऐसा नहीं होता, बीच में वो नॉर्मल हो जाएगा, बात करने लगेगा, सही करने लगेगा, जब काम करेगा, खाएगा पिएगा, सही है, और फिर एक पड़ गया, बार बार पड़ गया। अच्छा सर, किसी को दौरा पड़ गया मान लीजिए और उसको उसके घर वाले उसके साथ हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? कौन सा दौरा? मतलब मान लीजिए हिस्टीरिया का दौरा है, क्योंकि उस टाइम तो उसे पता नहीं भाई हिस्टीरिया का या मिर्गी का है। तो हिस्टीरिया का दौरा, जैसे आपने कहा मिर्गी का तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसका टाइम थोड़ा कम होता है, और हिस्टीरिया का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन पे जब किसी को दौरा पड़ रहा है ऐसा, तो उस कंडीशन में घर वालों को क्या करना चाहिए? मान लीजिए हिस्टीरिया का दौरा है, सबसे पहले उस कंडीशन में लोगों को उसके इर्द गिर्द नहीं खड़ा होना चाहिए।
सिर्फ एक जना रहे, और अगर मरीज़ के घर वाले समझ गए हैं कि ये हिस्टीरिया का दौरा है तो उनको उसको एक सेफ जगह पे रख देना चाहिए पेशेंट को, और हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस घबराए हुए पेशेंट, स्ट्रेस क्या है, घबराहट की बीमारी है, अगर आप उस घबराहट वाले पेशेंट के सामने और ज़्यादा घबरा के दिखाओगे, जो अधिकतर होता है 99%, कि घर वाले क्या बहुत ड्रामेटिक होता है हिस्टीरिया, मतलब हिस्टीरिया के पेशेंट के चारों ओर कम से कम 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो इस तरह से शरीर में वाइब्रेशन पैदा करेगा, कंपन पैदा करेगा, इतना ज़्यादा करेगा, इतनी देर तक करेगा कि लोग घबरा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, और 50 लोग चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे। और होगा क्या, उसको देख के, उसकी आंखें देख के, उसके कान देख सुन के समझ के और ज़्यादा घबरा जाएंगे, तो घबराहट पे घबराहट जुड़ जाएगी। 50 लोग खड़े हैं, हाँ मैं वाकई में बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं बचूंगा नहीं। तो ऐसे में एक आदमी रहे और वो उसको तसल्ली दे, कोई बात नहीं, आराम से लो, बैठो, कोशिश करो, जागो, पानी पियो और डॉक्टर के पास चलेंगे। तो इतना तो मूल रूप से कोई भी कर सकता है अपने घर बैठे। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये हिस्टीरिया जो है कुछ ऐसा भी उसका भी पार्ट है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनके अंदर कि यार कोई मेरे अंदर भूत आ गया, प्रेत आ गया, कुछ ऐसा, और उसको कहीं धार्मिक स्थलों पे जाके किन्हीं धार्मिक गुरुओं के साथ मिल के इन पर काम करते हैं, तो वो क्या मतलब कुछ साइकोलॉजिकली होता है या क्या? हाँ देखिए, हिस्टीरिया के अधिकतर पेशेंट साइकेट्रिस्ट तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं, 99% आप मान के चलिए, वो सालों भटकते रहते हैं। जो चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है, वो बेचारे पेशेंट अपने अज्ञान के कारण वो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कोई जनरल डॉक्टर हो या भूत प्रेत उतारने वाला हो या कोई विशेष प्रकार की पूजा हो। होता क्या है, जैसे उनकी आस्था भगवान के प्रति जुड़ी हुई है, जो धार्मिक स्थल पे बैठे हुए लोग हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, वो समझते हैं कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्या है, भूत प्रेत नहीं है, ये मानसिक रूप से किसी कारण से ग्रसित है, किसी कारण से, तो वो समझ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने तरीके से, उनका तरीका जैसा भी हो, अपने तरीके से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और उस आदमी के अचेत मन को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हिप्नोसिस हो गया है ना, हम किसी को हिप्नोसिस में ले आएँ, उसके मन को कंट्रोल कर लें कि तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जा, ये 4 घूंट पानी पी और तू ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से उसको सजेशन देते हैं उस पर्सनैलिटी को जो पहले से बहुत वीक है, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन के द्वारा ही वो ये काम करता है। हाँ, तो उसके मन में कहीं ना कहीं, पेशेंट के मन में ये घुसता है कि हाँ मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मुझे ठीक होने की संभावना है, उसे एक आस मिलती है। तो कई बार ये जो रूप होते हैं उपचार के, ये भी कारगर हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है और उसके सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचना था। हाँ, तो वो उस तरह से उसको पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो उसको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो वैसे सर ये क्योरेबल होता है? ये क्योरेबल होता है अगर आप उसको ठीक टाइम पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, है ना। जैसे आपने कम्युनिकेशन गैप की बात करी, अगर हम किसी लड़की के साथ ऐसा है कि वो अपने मन का विरोधाभास नहीं कह पा रही है नए घर में, अपने जो सास ससुर हैं उनसे नहीं बोल सकती, अपने हस्बैंड से नहीं बोल सकती है, तो अगर हम उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा कर दें और उसको इस लायक बना दें कि अपने शब्दों को वो खुले तौर पे कह पाए, अपनी बात को रख पाए और उसकी बात को कोई सुने, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और आ भी गई और हमने उसको टाइम से निपटा दिया तो वो ठीक हो जाएगी। तो सर इसमें क्या मेडिटेशन भी कारगर है? अगर मेडिटेशन करे कोई बंदा तो उसको अपने ब्रेन की पावर को थोड़ा एनहेंस करने पे, थोड़ा उस पर काम करने का भी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को शांत करती है, और ये बीमारी क्या है जो अशांत मन से होती है। तो मेडिटेशन करने से अगर मन शांत रहेगा तो ये अशांति वाली चीज़ों के आने की संभावनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी, अपने आप ही मिनिमम हो जाएंगी। तो मेडिटेशन तो हर रूप में अच्छा है और सबको करना भी चाहिए। तो सर इसके लिए आप क्या व्यूअर्स को संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग इस तरीके की अपने कम्युनिकेशन गैप रखते हैं या अपनी बातें अपने मन में ज़्यादा रखते हैं, बोलते नहीं हैं, तो वो सब इसके लक्षण आ सकते हैं उनके अंदर इसके? हाँ। तो उनके लिए क्या आपके वो हैं कि भाई, जैसे अगर किसी को इस तरह का, सबसे पहले हमें पहचानना होगा अपने आप को हिस्टीरिया से निपटने के लिए, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियों से रिलेटेड निपटने के लिए पहचानना ज़रूरी है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है। मान लीजिए मुझे यही समझ में नहीं आया कि मुझे समस्या है जी, ठीक है। अब मैं 12th क्लास पास करके, 12वीं पास करके अभी खड़ा हुआ हूँ और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है।
मुझे अपने घर परिवार को संभालने के लिए नौकरी करनी है या मुझे आगे पढ़ाई करनी है, करूँ तो क्या। 12वीं क्लास का बच्चा है, बहुत दिमाग से तेज़ नहीं हो सकता है, उसे नहीं पता होता, उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे ये चीज़ किसी से कहनी नहीं आती है। तो अगर मैं ये समझाऊँ कि अगर मुझे ये समस्या है और अगर मुझे इसको समझना नहीं आ रहा है तो मैं किसी से डिस्कस करूँ, मैं किसी की सलाह लूँ, मशवरा लूँ, किसी से पूछूँ, किसी से इस मुद्दे पे बात करूँ या अपने माँ बाप से ही बात करूँ और समझूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे निपटना है, तो इस चीज़ को निपटाया जा सकता है खुद से। तो मतलब मन में ज़्यादा ना रखें, बात करने की कोशिश करें जिससे भी करते हो। हाँ, उससे भी पहले ज़रूरी है कि समझें कि हमें किस चीज़ से तनाव आता है। अगर हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम अपने आप को ऐसा सुपर पावर मान लेंगे कि हमें किसी भी प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम अधिकतर एक अचेत स्ट्रेस में चले जाएंगे, जो अच्छा नहीं है। अगर हम पहचान लेते हैं कि भाई ये चीज़ है, इससे मुझे तनाव होता है, कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो मुझे तनाव होता है, कोई मुझे प्रेशर बनाता है किसी चीज़ का, पढ़ाई का या घर के काम का, चाहता तो मैं पढ़ना हूँ लेकिन ये कहते हैं कि घर का काम करो, शादी करो, तो मुझे इससे तनाव बढ़ता है। तो अगर मैं अपनी समस्या को जानता हूँ और मैं खुले रूप से उस पर चर्चा करना जानता हूँ, लोगों से अपनी बातों को रखना जानता हूँ और वो लोग मेरी बात सुनना जानते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी ही नहीं, इनसे निपटा जा सकता है। इसलिए ये क्यूरेबल है, ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने जो समझाया, ये सारी चीज़ बताई, हिस्टीरिया के बारे में इतना कुछ बताया, तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप कोई भी मन में विचार न रखें, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस आपके अंदर बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेस किसी और को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही पहुंचाएगा, और बड़े विकट रूप में जिसको क्योर कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य होगा, और आपके शरीर को भी हानि होगी और आपको मानसिक हानि भी होगी। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें और अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं। कई एक परिवारों में कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसे लक्षण आते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि मुझे कौन सी बीमारी हो रही है, मुझे क्या हो गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि इन लक्षणों के कारण, इन स्ट्रेस के कारण, कि सुबह को बंदा उठा और पैरालिटिक हो चुका है, उसका एक हाथ काम ही नहीं कर रहा, उसका एक पैर काम ही नहीं कर रहा। तो ये सब कारण इस स्ट्रेस के हैं। तो इसको सुलझाने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन गैप अपना अच्छा रखें और सही समय पे इसकी एक मेडिकल गाइडेंस किसी भी साइकेट्रिक, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के साथ मिलकर ज़रूर इसके लिए डिस्कस करें। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज और वर्कशॉप्स के द्वारा आप अपने बच्चे की स्किल्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया है कि भाई कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है ज़्यादा सोचने के कारण, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, तो सर ये सब भी इसी के लक्षण है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। आपने नाम सुना होगा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। जी। एक रूप से दूसरे स्वरूप में आना, दूसरे से तीसरे में, चौथे में। मैं देख चुका हूँ कई सारे पेशेंट, जिसमें एक लेडी को मैंने देखा था जिसमें 18 व्यक्तित्व थे, एक ही इंसान के 18 व्यक्तित्व अलग अलग नामों से। तो ये डिसोशिएटिव अमनीजिया का एक उदाहरण है या मल्टीपल पर्सनैलिटी का एक उदाहरण है। इसमें होता क्या है, इंसान अपने पहले व्यक्तित्व को भूल जाता है और एक नया रूप धारण कर लेता है, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या कहने लगता है मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, है ना। तो ये होता क्यों है? ये भी एक स्ट्रेस से रिलेटेड, एक तनाव से युक्त बीमारी का लक्षण है। तो ये भी सर जैसे हिस्टीरिया के दौरे हो गए, इसी तरीके के मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसी रिलेटेड हो गया? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो अपने पिछले स्वरूप को भूल जाता है पूरी तरह, और अचेत मन से एक दूसरे रूप में आ जाता है और दूसरे से तीसरे में चला जाता है, और उसे पता नहीं होता कि मैं पहले वाले में क्या बात करी थी, क्योंकि उसका जो याददाश्त है वो भूल जाता है। वो होता क्या है, मैं आपको समझाऊं, अगर आप इसको बहुत आसानी से समझना चाहो, कि हमारे ब्रेन के अंदर जैसे आजकल एक मकान में MCB वाला स्विच होता है कि ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो कट डाउन हो जाएगा। तो आप ये मानो कि ये ब्रेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि ज़्यादा अगर स्ट्रेस रहा, तनाव रहा और BP बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, तो आपका शरीर वाकई में ग्रस्त हो सकता है, नस फट सकती है, असली पैरालिसिस हो सकती है, लकवा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हार्ट रुक सकता है, कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ब्रेन का अपनी सोच से पैदा होता है। जब उसे पता होता है कि मेरा बस अब हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकता, तो ब्रेन क्या करता है,
फटाक से उस स्विच को ऑन कर देता है। अब जैसे ही वो ऑन करता है वो पिछले अपने तनाव भूल जाता है और एक नए रूप में आ जाता है, नया फेस आ जाता है। नया फेस आ जाता है। उसे याद नहीं आता कि वो तनाव युक्त जो व्यक्ति था वो क्या था, वो तो एक नए स्वरूप में आ गया। तो सर स्ट्रेस तो फिर बड़ी खतरनाक चीज़ है। स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का सोच सोच के BP 200 चला गया और नस फट गई तो क्या होगा। तो भगवान ने हमें एक तरह का सिस्टम दिया है ब्रेन के अंदर कि वो अपने आप को ऑन और ऑफ कर देता है। जब उसका तनाव कम हो जाता है तो वापस वो नीचे गिर जाता है ऑटोमेटिकली। मशीन में तो हमें गिराना पड़ता है। तो सर हमें कोशिश करनी चाहिए डबल फेसिंग नहीं हो दिमाग के अंदर। हाँ क्योंकि डबल फेसिंग में MCB काम नहीं करती। डबल फेजिंग मतलब विरोधाभास। हाँ, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो थॉट्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें MCB काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में या हार्ट में या शरीर में कहीं भी कोलैप्स होने के डर है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो छोटे मोटे पे वो काम करेगी, वो अपने आप को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगी, है ना। ये मल्टीपल पर्सनैलिटी हो गया, डिसोशिएटिव एमनीजिया हो गया, जिसको आप हिस्टीरिया कह रहे हो, हम मेडिकल टर्म्स में उसे डिसोशिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। तो उसमें इंसान भूल जाता है। एक पेशेंट मेरा ऐसा था जो एक बार कुमाऊं से गढ़वाल पहुंच गया ड्राइव करके और उसे कोई मेमोरी नहीं है। अच्छा। 8 घंटे की गाड़ी चला के और उसे पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वहाँ जाके बीच में रुका, एक नए आदमी के स्वरूप में वहाँ खाना खाया, रहा, लोगों से बात करी, टोल टैक्स दिया, सब जगह गया, लेकिन उसे याददाश्त नहीं है कि मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया। इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। ऐसा सर कभी कभार होता है कि मान लिया हम कोई काम कर रहे होते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन भी कर रहे होते हैं, तो वो वाला काम भूल जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल काम चल रहे हैं वो तो चल ही रही है गाड़ी, लेकिन आप अपने में हो, है ना। वहाँ तो आपने इतना ज़्यादा था कि आप दूसरा ही रूप ले गए, आपको पता ही नहीं। इस वाले में कम से कम आपको पता है कि अब मैं भूल तो गया, उसमें तो आपको स्मरण है कि मैं भूल रहा हूँ। इसमें आपको स्मरण ही नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि अचेत मन से आ रहा है। तो ये फ़र्क हो गया। तो सर ये सब भी क्योरेबल? ये सब क्योरेबल है। इसके और फॉर्म है, देखिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया डिसोशिएटिव का, वैसे ही एक उदाहरण होता है PTSD, वो भी बहुत फेमस डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो जैसे आर्मी के लोग हैं, अब उनके सामने कोई बम फटा और उनके सामने 4 सैनिक मारे गए, या मैंने किसी की हत्या होते हुए देख लिया, या किसी का रेप हुआ, सदमा लग जाना। उसमें भी क्या होता है, ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। इतना ज़्यादा अचानक से कम टाइम में इतना ज़्यादा तनाव आया कि वो अपने आप को भूल गया। उसमें क्या होता है, वो इंसान चारों ओर से कट जाता है और बस उसे वही दिखाई देने लगता है। आगे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से उस क्षणों को जी रहा हूँ। लेकिन इसमें और डिसोशिएटिव में क्या फ़र्क है, इसमें और हिस्टीरिया में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें तो आपको पता है कि मुझे ये था और इसकी वजह से ऐसा हुआ। उसमें उसको कारण ही पता नहीं होता कि ये क्यों हुआ, क्योंकि बिल्कुल अचेत मन से है वो। इसमें सबको पता है कि ये इसने बम फटते हुए देखा था, या इसके ऊपर क्राइम हुआ था, या इसने किसी का मर्डर देखा था, साथ में 2 लोग जा रहे थे, पीछे जंगल से कोई आया, जानवर खा गया मेरे साथ वाले व्यक्ति को, और अपने सामने उसने सब कुछ देखा। तो उसने सब देखा और उसकी वजह से उसे डर लगा, तनावग्रस्त हुआ। लेकिन हिस्टीरिया में कुछ उसे पता ही नहीं होता कि मैंने क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, वो भूल जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों आपने सुना सर ने कितने अच्छे से हिस्टीरिया के बारे में समझाया, इसके क्या क्या कारण हैं और स्ट्रेस कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये भी सर ने बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो अगली वीडियो हमारी आएगी, उस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो ऐसी बीमारी में बात करेंगे कि जो बहुत लोगों के साथ बड़ी आम है। जैसा लोग कहते हैं मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा क्यों हो रहा है, कोई टेस्ट में नहीं आ रहा, जिसको हम कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो हम इसके बारे में सब कुछ डीपली जानेंगे सर से कि इसके क्या कॉज हैं, क्या कारण हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने शो को देखा, सर का बहुत धन्यवाद।